हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी पत्नी को कब लीगल नोटिस भेजना है और कब नहीं भेजना है। लीगल नोटिस के दुष्परिणाम क्या होंगे, आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मैं हमेशा की तरह नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं या फिर डायरेक्टली आके आप मेरे चैम्बर मुझसे मिल सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका मैट्रिमोनियल विवाद होगा, आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के अपने मायके चली जाती हैं, कुछ XYZ एक्टिविटीज़ जो आप दोनों के बीच में होती हैं जिससे आपसी अनबन हो जाती है और वो अपने घर चली जाती हैं और वहाँ से आती नहीं है और अब बार बार उन्होंने विनय करते हो, बहुत कोशिशें करते हो या नहीं करते हो, जो भी रीज़न हो वो नहीं आती। तो ऐसे में आप किसी से मिलते हैं, कुछ लोग आपको सजेशन देते हैं कि आप एक लीगल नोटिस भेज दो उनको। क्या ये लीगल नोटिस भेजने के बाद आपकी पत्नी वापस आ जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, वो लीगल नोटिस जब आप उसमें भेजते हैं तो लीगल नोटिस में आपको बताया जाता है कि जितना घटनाक्रम घटा हुआ है A to Z आपके साथ, कि हाँ, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करी, आपसे मारपीट हुई, गाली गलौज की, आपके घर वालों को कुछ बोला, वो सारा का सारा घटनाक्रम आप उसमें मेंशन कर दीजिए और उनको लीगल नोटिस भेज दीजिए कि तुम्हारी सारी गलती है, मैं फिर भी तुम्हें रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा लिख के लोग आपकी लीगल नोटिस भिजवा देंगे। अब देखिए, इस लीगल नोटिस के बाद ही असली कहानी शुरू होगी। जब आपके ऊपर केस कल होने होंगे वो अभी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप शांत बैठे रहते, शायद अगर आप ये लीगल नोटिस इस तरीके से इम्पंज लीगल नोटिस, बेकार बकवास लीगल नोटिस नहीं भेजते, तो शायद आपके ऊपर केस नहीं हो रहे होते और आपकी पत्नी जो शांत बैठी रहती, 2 साल का डिजर्शन पीरियड निकल जाता और आपको क्या मिलता? डाइवोर्स का ग्राउंड मिल जाता। आप उसे तलाक लेने में सक्षम हो जाते और तलाक आपको उसी डिजर्शन के बेसिस पर बहुत इजीली मिल जाता। या मान लीजिए 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, 2 साल बाद वो FIR लिखाती, तो 2 साल बाद आपको FIR क्वेश्चनिंग में, एंटिसिपेटरी बेल में हर तरीके से बेनिफिट मिलता है। कि डिले इन FIR अगर वो कराती तो डिले इन FIR रहती तो उनका मेडिकल नहीं हो पाता, एब्सेंस ऑफ मेडिकल रहता। ठीक है, और डिले इन FIR रहता तो आपको एक क्वेश्चनिंग में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाता। अब देखिए, जैसे ही आपने लीगल नोटिस भेज दिया, उन्होंने उस लीगल नोटिस को देखा और जरा सा पढ़ी लिखी है अगर वो, तो उस लीगल नोटिस का 4 गुना आपको बना के भेज देंगी। उस लीगल नोटिस में उनके वकील साहब लिखवा देंगे कि आप मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, क्यों ना आपके ऊपर 498A का मुकदमा, 323, 504, 506 में मुकदमा ना दर्ज करा दिया जाए। अब आप सोचो कि मेरी कहानी तो उल्टी पड़ गई, मैंने लीगल नोटिस इसको लाने के लिए भेजा था, अब मेरे ऊपर ये लीगल नोटिस भेज रही कि मेरी डिमांड्स को फुलफिल करो वरना तुम्हारे ऊपर केस करा दूंगी, तुमने मुझे इतना परेशान कर रखा हुआ। तो लीगल नोटिस के बदले फिर लड़का लीगल नोटिस भेजता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये तरीका, ये ट्रेंड जो आप लोग अपना रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसको बिल्कुल यूज़ ना करिए। अगर आपको लीगल नोटिस भी भेजना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घटनाक्रम है सिंपल सा उसमें लिखना है कि आपकी मेरी शादी इस डेट को हुई थी, एक सर्टेन डेट, जिस डेट को आप दोनों की शादी हुई थी उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें ये मेंशन कर दीजिए कि देखिए, आप मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूँ और हम लोग सामान्य तौर पर फिर से अपनी लाइफ को रिस्टोर करते हैं, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। उसमें किसी भी घटनाक्रम, किसी भी जिक्र के बारे में विवरण देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा कहना है कि आइए हम लोग अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वहाँ से चीज़ें आपकी बन जाएँ। अगर चीज़ें नहीं बनती है तो डिजर्शन के बेसिस पर फिर आगे चल के आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अननेसेसरी का लीगल नोटिस में अनटसेंट चीज़ें लिख देंगे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाने वाली है। इसलिए लीगल नोटिस जब भी भेजिए, बहुत सोच समझ के अप्रोप्रिएट तरीके से ड्राफ्ट करिए। कोई भी बोगस और एग्रेसिव कर देने वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना केसेस की शुरुआत वहीं से होती है। आपकी एक लीगल नोटिस के बाद, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वकीलों ने उनका लीगल नोटिस भिजवा दिया और ऐसे ऐसे कंटेंट लिखा दिए जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, सारे एलिगेशन पत्नी पर लगा दिए। उसके बाद फिर क्या होता है, पत्नी वहाँ से 498 का मुकदमा लिखा दी और 377 भी लगवा दिया, बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए। इसलिए नोटिस जब भी भेजिए अप्रोप्रिएट भेजिए, जिसमें कुछ भी विवरण फालतू चीज़ों का नहीं। आप नोटिस इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें सही हो सके, ना कि खराब हो सके। और मेरा तो अपना मानना है कि नोटिस भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी करना है डायरेक्ट करिए। कभी कभी देखिए, मैं पहले डायरेक्ट केसेस करने के लिए, नोटिस भेजने के लिए हमेशा आप लोगों को मना करता आया हूँ कि डायरेक्ट आप पहला स्टेप कुछ भी मत लीजिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर आपको क्लियर कट पता है कि आपको बचना नहीं है, तो वहाँ पर आपको पहली जो है इंस्टांस में, पहली प्रयास में ही तुरंत केस कर देना चाहिए। कारण ये है कि अगर आप वेट करोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप जब दोबारा केस करने जाओगे तो वो काउंटर ब्लास्ट हो जाएगा, तो आपके केस की कोई मोल नहीं रह जाएगी। इसलिए
आप एप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को सोचें, समझें, देखें, उसके बाद ही केसेस को करें या लीगल नोटिस को सर्व करें। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई समस्या हो, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, आप मुझसे मिलिए, आके बातचीत करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।